सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीवी हिंदी चैनल पर। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लगातार चल रही होगी। हिंदी की श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था समास। समास से संबंधित हम 2 से 3 वीडियो पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अव्ययभाव समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विगु समास, द्वंद्व समास और अंत में हमने देखा था बहुव्रीहि समास। अब आज समास की वीडियो में अंतिम भेद रह गया था समास में, जो होता है आपका तत्पुरुष समास। यदि आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो तत्पुरुष समास बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो आज हम इसको बारी बारी से पूरा डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि परीक्षा में जहां प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बन सकते हैं और हम उनको अटेम्प्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा तत्पुरुष समास। हम हेडिंग बना सकते हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को पद की प्रधानता के आधार पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास कैसा होता है। तो पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर ये समास कैसा होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद बोल दो या इसी को हम क्या बोल लेते हैं, द्वितीय पद प्रधान। द्वितीय पद प्रधान। अब हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास में जो हमारे पद होते हैं, पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, उनके बीच कारक विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद एवं द्वितीय पद के बीच कारक विभक्ति का लोप होता है, अब हम देखेंगे प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच क्या होगा, आपका कारक विभक्ति का लोप होता है। इसीलिए इस तत्पुरुष समास का एक अन्य नाम और मिल जाता है, उपनाम और मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं कारक तत्पुरुष समास। इसका अन्य नाम क्या मिलता है, फिर हम अन्य नाम तत्पुरुष समास का अन्य नाम क्या बोल सकते हैं, कारक तत्पुरुष समास। कारक तत्पुरुष समास। तो अब यहां से पूरा का पूरा कंक्लूजन क्या निकल सकता है, यदि इसकी परिभाषा ड्रॉ किया जाए, परिभाषा को लिखा जाए तो क्या बन सकता है, परिभाषा कि ऐसा समास जिसका द्वितीय पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच क्या होता है, कारक विभक्ति का लोप होता है, हमारा कौन सा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप होता है, कौन सा हमारा समास कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अब तक हमने ये देखा कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान रहेगा, साथ साथ दोनों पदों के बीच क्या
कारक विभक्ति कैसी रहती है हमारी, लोप रहती है या छिपी रहती है। तो हमारा कौन सा कहलाता है, हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। अब कारक विभक्ति को अगर देखा जाए कि कारक विभक्ति होती क्या है और संख्या में कितनी होती है, तो ये हम देखते हैं कि कर्ता से लेके हम यहाँ पे देखते हैं कारक विभक्ति। कारक विभक्ति कर्ता से लेके, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, कर्ता, कर्म, करण, साथ साथ इसका मैं कारक भी लिखता चल रहा हूं। कर्ता के साथ ने, कर्म को, करण से, या फिर बोल देते हैं हम के द्वारा। नेक्स्ट, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान, ये होता है के लिए, के लिए। इसके बाद आएगा अपादान, इसका होता है से, और से का मतलब होगा अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना। इसके बाद आता है आपका संबंध, और संबंध होता है आपका का, की, के और ना, नी, ने, और भी होता है आपका रा, री, रे, इसी में ऐड कर देते हैं, लेकिन आगे देख लेंगे हम उसको। तो संबंध के बाद आता है आपका अधिकरण, अधिकरण, और अधिकरण होता है मैं, पर, या होता है इसका ऊपर, ठीक है। साथ साथ अधिकरण के बाद अंतिम रहता है आपका संबोधन, संबोधन। अब ये होता है हे, रे, या फिर अरे। तो हम साथ में क्या देखेंगे, कर्ता ने लेके और संबोधन तक हम देखते हैं क्या होती है, हमारी कारक विभक्ति होती है। तो संख्या में कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास पढ़ते हैं उसमें हम कर्ता को नहीं सम्मिलित करते हैं और संबोधन को भी नहीं सम्मिलित करते हैं, अर्थात कर्ता और संबोधन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो फिर कितनी विभक्ति बचती है हमारी, कर्म से लेके अधिकरण तक, अर्थात 6 विभक्ति हमारी बचती हैं जो हमारी तत्पुरुष समास में मानी जाती है। अब ये देखा जाए कि कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो अब हम कितने बता सकते हैं कि कर्म से लेके अधिकरण तक हमारे तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति भेद कहलाती है, जो संख्या में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो अब प्रश्न क्या बनता है कि कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो हम हेडिंग बना सकते हैं इस चीज को कि कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। तो कितनी हमारी विभक्ति होती है, विभक्ति होती है हमारी 8, कर्ता से लेके संबोधन तक, जिसमें मैंने कर्ता को भी छोड़ा और संबोधन को भी छोड़ा। तो कितनी रह जाएंगी, कर्म से लेके अधिकरण तक संख्या में रह जाती है हमारी 6। तो कितने भेद रह जाएंगे आपके, 6 भेद रह जाएंगे। और वो कौन से रह जाते हैं, वो आपके कर्म से लेके अधिकरण तक। तो मैं लिख सकता हूं नंबर 1 पे आपका आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 2 आ जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 पे आ जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अब नंबर 4 पे आ जाएगा आपका संप्रदान के बाद अपादान, तो अपादान तत्पुरुष समास, अब 4 के बाद 5वां नंबर आ जाएगा आपका अपादान के बाद संबंध, संबंध
तत्पुरुष समास, और अंत में आपका अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस प्रकार से हमने कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद देख लिए? 6 भेद। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, अगला अपादान तत्पुरुष समास, नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास, और अंत में आपका होगा अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है, करण क्या होता है, अधिकरण तक हम लास्ट तक देखेंगे। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहता है। अब हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 है इसमें आपका कर्म तत्पुरुष समास। साथ साथ हम इसका कारक विभक्ति भी लिखेंगे कि कर्म तत्पुरुष समास को किससे प्रदर्शित करते हैं? को से। तो मैंने आपको लिख दिया को। अब कर्म तत्पुरुष समास के बीच में आपको क्या होगा? को, अर्थात दोनों पदों के बीच किस व्यक्ति चिन्ह का लोप होता है? को का। जब समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच हमको क्या लगाना होता है? को हमको लगा देना होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे वनगमन। तो वनगमन का क्या हो जाता है आपका? वन को गमन, वन को गमन। अगला देखेंगे हम जेव कतरा। तो प्रथम पद क्या है इसका? जेव। दूसरा पद क्या है? कतरा। तो दोनों के बीच हमको किसका प्रयोग कर देना है? को का। तो क्या हो जाएगा? जेब को कतरने वाला। जैसे मान के चलिए नेत्र सुखद। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है? नेत्र को सुखद। तो नेत्र को सुखद, या बोल सकते हैं सुख देने वाला। तो हमने देखा क्या, कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि कर्म तत्पुरुष समास में किस व्यक्ति का लोप होता है? को का। अब जब समास विग्रह करते हैं तो उन दोनों पदों के बीच किस व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे? हम को का प्रयोग कर देंगे। तो जो हमारा बन के आता है जैसे वनगमन, तो क्या आएगा? वन को गमन। जेब कतरा, तो जेब को कतरने वाला। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद या नेत्र को सुख देने वाला। तो हमारा ये हो जाएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब हम दूसरा नंबर देखेंगे, इससे आगे वाला। अब दूसरा भेद है तत्पुरुष समास का कारक विभक्ति के आधार पर करण तत्पुरुष समास। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका? करण तत्पुरुष समास। अब इसकी विभक्ति क्या होती है आपकी? इसकी होती है करण से
या फिर होगी के द्वारा, या इसका उपयोग किसके रूप में लिया जाता है, साधन के रूप में, साधन या माध्यम। तो क्या हो जाएगा आपका, करण तत्पुरुष समास का से या के द्वारा या साधन के रूप में हम उपयोग ले सकते हैं। तो वही बात कि जब इसका समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच किसका प्रयोग होगा, या तो से का होगा या के द्वारा का हो जाएगा। तो हम इसे देख सकते हैं। तो अब इसके हम लिख सकते हैं कि दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर से या के द्वारा, के द्वारा का प्रयोग करते हैं। दोनों पदों के मध्य समास विग्रह करने पर से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण जैसे देखते हैं हम, रत्न जड़ित, रत्न जड़ित। तो अब रत्न जड़ित का जब हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे निकलता है, रत्न से जड़ित। तो दोनों पदों के बीच हमने किसका उपयोग लिया, से का। किसका उपयोग लिया हमने, से का। हमने देखा भी था कि करण तत्पुरुष समास में लोप किसका रहता है, या तो से का रहेगा या के द्वारा। ये दोनों साधन के रूप में हमारे बोध कराते हैं। जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे हम एक पढ़ते हैं तुलसीकृत, तुलसीकृत। अब इसका हम जब समास विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। नेक्स्ट एक और उदाहरण देख सकते हैं हम, जैसे रेल यात्रा। तो क्या हो जाएगा इसका, रेल के द्वारा यात्रा। तो ये साधन का बोध हो रहा है कि रेल के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे यात्रा हो रही। अच्छा, मैं यहां पे एक बात स्पष्ट कर दूं, तीन शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन हम उसमें अलग अलग क्या देखते हैं, हम समास देखते हैं। जैसे रेल यात्रा, एक मिलेगा आपको, यहां पे मैं बताता हूं, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। एक मिलेगा आपको रेल भाड़ा। तो आपको तीन शब्द मिलते हैं रेल से संबंधित, रेल यात्रा, रेलगाड़ी, रेल भाड़ा। तो अब रेल यात्रा में क्या हुआ, रेल के द्वारा यात्रा, मतलब साधन का बोध हो रहा है। जहां साधन का बोध हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। अब हम रेलगाड़ी का हम समास विग्रह देखेंगे तो इसका क्या होता है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल कहते हैं हम पटरी को, अर्थात पटरी पर चलने वाली गाड़ी हमारी क्या कहलाती है, रेलगाड़ी। तो अब इसमें समास हम देखेंगे तो तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद होता है जिसे हम बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो ये निकल के आता है। अब रेल भाड़ा, तो इसका होता है रेल के लिए भाड़ा। तो हम जब अगला देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास, तो के लिए का प्रयोग होता है वहां पे हमारा संप्रदान, लेकिन रेल यात्रा तो रेल के द्वारा यात्रा, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष समास। हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए हस्तलिखित, हस्तलिखित। अब हस्तलिखित काम करके देखेंगे तो क्या निकल के आता है, हस्त के द्वारा लिखित। दोनों पदों के मध्य हम किसका प्रयोग कर देंगे, के द्वारा का प्रयोग कर देंगे। और ये हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे दयार्द्र, दयार्द्र। तो दयार्द्र का हम निकाल के देखते हैं तो कैसे निकलता है, दया से आर्द, आर्द माने भरा हुआ एक तरीके से। तो दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग हो गया, हमारा से का। तो
करण तत्पुरुष समास में बेसिकली होता क्या है, या तो से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह हमारा क्या होता है, छिपा हुआ होता है। जब सामासिक पद का समास विग्रह करते हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, या तो से लगाएंगे या के द्वारा लगाते हैं, दोनों पदों के मध्य। अब हम देखते हैं तीसरा तत्पुरुष समास का भेद, जिसे हम बोल देते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। अब तीसरा भेद है इसका संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो हमने देखा था के लिए। अब इसका हम क्या बोल सकते हैं कि समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य के लिए का प्रयोग करते हैं। के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, जैसे देखते हैं न्यायालय। तो अब पहला पद क्या है, न्याय, दूसरा क्या है, आलय। तो जो न्याय के लिए आलय होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यायालय। तो न्याय, अब दोनों पदों के बीच में क्या आएगा आपका, के लिए, तो न्याय के लिए आलय। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं विद्यालय। तो विद्यालय का क्या बनता है आपका, विद्या के लिए आलय। जैसे रसोई घर, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। तो रसोई के लिए घर। जैसे मान के चलिए हथकड़ी, तो हथकड़ी का क्या हो जाएगा, हाथ के लिए कड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी। जैसे अभी हम देखते हैं कि रेल भाड़ा, अभी हमने देखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, रेल के लिए भाड़ा। तो रेल के लिए भाड़ा। तो हम जितने भी उदाहरण देखे, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि दोनों पदों के बीच कौन सी विभक्ति का लोप हुआ करता था, के लिए। तो जब हम समास विग्रह करते हैं, किसी सामासिक पद का समास विग्रह करते हैं, तो दोनों पदों के मध्य बीच क्या लगाते हैं हम, के लिए। तो ये वाला हमारा कौन सा समास बोला जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसके कई और भी उदाहरण है, जैसे यहां पे भी देख सकते हैं, जैसे विधान परिषद। तो अब इसका क्या हो जाएगा, विधान के लिए परिषद। विधान के लिए परिषद। अच्छा, यहां पे आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दूं कि विधान परिषद का जब हम समास विग्रह करते हैं तो विधान के लिए परिषद। ठीक इसी प्रकार से एक आपको उदाहरण मिलता है कि मंत्री परिषद। तो वहां पे क्या होगा, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होता, वहां पे होता है मंत्रियों की परिषद, अर्थात वहां पे संबंध तत्पुरुष समास होता है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट लगा के लिख देता हूं इस बात को, नोट।
जैसे एक मिलेगा आपको मंत्रि परिषद, मंत्रि परिषद। अब मैंने इसे क्यों बताया, क्योंकि परिषद, मंत्री, विधान परिषद, दोनों परिषद परिषद मिलती है, तो शायद हमारे लिए डाउट ये हो जाए कि जैसे विधान परिषद के लिए हमारा क्या था, संप्रदान तत्पुरुष समास, तो मंत्रि परिषद के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, संप्रदान तत्पुरुष समास, जबकि ऐसा होता नहीं। इसका समास विग्रह क्या होता है, मंत्रियों की परिषद को हम क्या बोलते हैं, मंत्रि परिषद। तो इसका क्या हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद। तो अब का, की, के जहां पे निहित होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है, संबंध तत्पुरुष समास। तो इसके लिए हमारा कौन सा समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये हमको आगे के लिए याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब हम देखते हैं अगला वाला, अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति होता है हमारा, अपादान से, या होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होना के अर्थ में। ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं कि अब दोनों पदों का जब समास विग्रह किया जाता है तो उन दोनों पदों के मध्य किस विभक्ति का हमको प्रयोग करना होगा, से या अलग का। तो दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य समास विग्रह करते समय से या फिर अलग होने के अर्थ में, से या अलग विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं इसके हम, उदाहरण जैसे ऋण मुक्त, ऋण मुक्त। अब ऋण मुक्त का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, ऋण से मुक्त। देखिए हमने देखा था कि संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होना, यहां पे क्या आ रहा है आपका, से अलग होना। तो ऋण से मुक्त या ऋण से क्या हो रहा है, ये अलग हो रहा है, तो यहां पे हमारा कौन सा समास माना जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। और भी हम इसका देख सकते हैं, जैसे दूरागत, दूरागत। तो अब दूरागत का क्या निकल के आता है, दूर से आगत, दूर से आगत। दोनों पदों के बीच हमने किसका प्रयोग किया, से विभक्ति का हमने प्रयोग कर लिया। जैसे और भी हम देख सकते हैं, पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो पथ भ्रष्ट का कैसे निकालते हैं हम, पथ से भ्रष्ट। तो हमने क्या देखा, प्रथम पद और दूसरे पद के बीच हमारा क्या आ रहा है, से विभक्ति आ रहा है। जैसे हम और भी देख सकते हैं, देश निकाला, देश निकाला। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देश से निकाला। तो ये तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा कि जब अलग होने के अर्थ में बोध होता है तो हमारा कौन सा होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यहां पे हम एक चीज और देखेंगे कि जब भय हो या किसी ग्रहण का भाव हो या किसी गुरु के द्वारा सीखे हुई बात होती है या अध्ययन बोल सकते हैं इस चीज को, तो उसके भी अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अपादान तत्पुरुष समास का करते हैं।
तो नोट बना के हम इन चीजों को लिख सकते हैं कि जहां पे घृणा का भाव आता है या डर का भाव आता है या अध्ययन वाली बात आती है, तो वहां पे हमारा कौन सा अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो हम लिख सकते हैं इस बात को, नोट जहां भय का भाव या फिर घृणा का भाव तथा विद्यायन की प्रक्रिया का बोध होता है वहां कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी मैं देखता हूं भय का, तो भय के उदाहरण क्या बन जाएंगे, जैसे अश्व भीत होता है डर, तो इसका क्या हो जाएगा, अश्व से भीत। अब अश्व होता है आपका घोड़ा और भीत मान होता है डर, मैं लिख देता हूं यहां पे डर, और अश्व मान क्या होता है घोड़ा। तो घोड़े से डर लगना क्या होता है हमारा अश्वभीत। ऐसे ही हो सकता है गजभीत, इसका क्या हो जाएगा गज से भीत, मतलब गजमाने क्या होता है आपका हाथी से डरना क्या हो जाएगा आपका गजभीत। ऐसे हो जाएगा स्वान भीत। तो ये जहां पे भीत मतलब भीत का अर्थ किसमें आता है, डर के अर्थ में। जहां पे भय का भाव आता है वहां पे हमारा कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। ऐसे ही यदि आपका घृणा का भाव देखा जाए, घृणा, तो घृणा के भाव को उदाहरण जैसे देख सकते हैं, असत्य घृणा। तो इसका जब समास विक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा इसका, असत्य से घृणा। जैसे और भी देख सकते हैं, पाप घृणा, तो ये हो जाएगा पाप से घृणा। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा घृणा का भाव निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा समास होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। अंत में हमने क्या देखा, विद्याध्ययन वाली जो प्रक्रिया होती है वहां पे भी हमारा कौन सा समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है। तो इसके भी हम एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं विद्याध्ययन, जैसे गुर्वाधीत, तो इसका होता है गुरु से आधीत किया हुआ, अर्थात गुरु के द्वारा ज्ञान दिया गया, क्या कहलाता है हमारा गुर्वाधीत। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। अब इसकी विभक्ति क्या होती है, यदि इसकी विभक्ति देखी जाए तो इसकी विभक्ति क्या होती है, का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने। तो संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति कितनी होती है आपकी, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। लेकिन
हम संबंध तत्पुरुष समास में इन सभी व्यक्तियों को नहीं पढ़ते। किसको पढ़ते हैं? केवल 3 ही व्यक्तियों को पढ़ते हैं, और वो कौन सी आपकी? का, की, के। तो हम लिख सकते हैं नोट। नोट, संबंध तत्पुरुष समास में, संबंध तत्पुरुष समास में केवल 3 ही विभक्तियों को और वो कौन सी आपकी 3? का, की, के को पढ़ते हैं। अर्थात रा, री, रे, ना, नी, नी को हम संबंध तत्पुरुष समास में नहीं देखते। अब प्रश्न बनता है कि विभक्ति या कारक चिन्हों का प्रयोग किसके साथ होता है? तो विभक्ति और कारक चिन्हों का प्रयोग हमेशा संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है। तो हम लिख सकते हैं इसका कि विभक्ति या कारक का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है। सर्वनाम के साथ होता है, के साथ होता है। अब यहां पे हम क्या देखेंगे? जब संज्ञा के साथ कारक या विभक्ति का उपयोग होता है तो वहां पे केवल 3 ही विभक्तियों को उपयोग में लाया जाता है, और वो कौन सी होती है आपकी? का, की, के। पुनः समझे, जब संज्ञा के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो केवल 3 ही विभक्ति होती हैं, का, की, के। जबकि सर्वनाम के साथ का, की, के, रा, री, रे का प्रयोग कर दिया जाता है। जहां निजवाचक सर्वनाम होता है वहां पे ना, नी, ने का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हम इसको नोट करके लिख सकते हैं कि एक और नोट लगा सकते हैं, नोट कि संज्ञा के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? का, की, के का। का, की, के का। वही सर्वनाम के साथ किया जाता है का, की, के, का, की, के, रा, री, रे। अब क्या? ना, नी, ने, इसका किसके साथ किया जाता है? तो निजवाचक सर्वनाम के साथ किसका होता है? ना, नी, ने। ना, नी, ने। हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इनको कि संज्ञा के साथ का, की, के का ही प्रयोग क्यों होता है, सर्वनाम के साथ का, की, के, री का ही प्रयोग क्यों हो जाता है, वही निजवाचक सर्वनाम में ना, नी, ने का ही प्रयोग होता है। जैसे मान के चलिए हम यहां पे देखते हैं राम का भाई। अब राम क्या है यहाँ पे? संज्ञा। अब संज्ञा के साथ हम क्या किसका प्रयोग देख रहे हैं? का। अब इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, राम, रा, भाई, या ना मैं ऐसे लिख सकता कि राम ना भाई। तो सही भाषा का रूप क्या होता है आपका? राम का भाई। अर्थात यहां से हमको क्या स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञा के साथ का, की, के, जैसे राम की बहन, ठीक है, तो का, की, के का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन संज्ञा के साथ रा, री, रे का प्रयोग नहीं होता। अब रा, री, रे का प्रयोग सर्वनाम के साथ हो सकता है, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। तो इसमें हमारा सर्वनाम में हमारा क्या हो रहा है? रा, री, रे का प्रयोग हो रहा है। जैसे मान के चलें ये तो आपकी क्या है? राम क्या है? आपकी संज्ञा। अब सर्वनाम में हम देख सकते हैं, ये तो आपकी संज्ञा रही। सर्वनाम में हम क्या देख सकते हैं? जैसे तुम्हारा, मेरी, हमारा,
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किसका प्रयोग हो रहा है, रा री रे का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, या तुम्हारे रे आ जाएगा उसमें। अब जैसे काकी के का प्रयोग कैसे मिलता है, जैसे आपका, आपका, आपकी, आपके, तो ये भी आपके सर्वनाम शब्द है। इसमें किसका मिल रहा है, का की के। अर्थात यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है कि संज्ञा के साथ केवल का प्रयोग किया जाता है। जो राम रा भाई है ये कैसे हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सर्वनाम के साथ रा री रे का प्रयोग हो जाएगा, वहीं साथ साथ का की के का भी प्रयोग हो जाता है। अब नानी ने का प्रयोग कहां पे होता है, तो हम इस चीज को यहां पे देख सकते हैं। ना नी ने का प्रयोग, ना नी ने, इसका होता है आपका निजवाचक सर्वनाम के साथ, निज वाचक सर्वनाम। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका, अपने, अपने। अब ये क्या आपका निजवाचक सर्वनाम है, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, ने मिल रहा है, अपना, अपनी। तो निजवाचक सर्वनाम में ना नी ने का प्रयोग मिलता है। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला यहां से कि संबंध तत्पुरुष समास में विभक्ति कितनी होती है आपकी, का की के रा री रे ना नी ने। लेकिन संबंध तत्पुरुष समास में किसका प्रयोग होता है, केवल का की के का प्रयोग होता है। अब विभक्तियां या कारक का प्रयोग किस किस के साथ होता है हम ये देख सकते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम के साथ। अब संज्ञा के साथ किस किस का प्रयोग होता है, तो का की के का प्रयोग हो सकता है। वहीं सर्वनाम के साथ किस किस का हो सकता है, का की के का भी हो सकता है, रा री रे का भी हो सकता है। वहीं ना नी ने का कहां पे होता है, निजवाचक सर्वनाम में होता है। ये भी सर्वनाम में, लेकिन कहां पे होता है, निजवाचक सर्वनाम में। जैसे हमने देखा कि अपने, अपनी, अपना, ये हमारे क्या है, निजता का प्रयोग करते हैं। अब हमने देखा था राम का भाई, ये राम क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, का की के का प्रयोग हो जाएगा। जैसे राम की बहन, की भी आ जाएगा आपका। राम रा भाई, राम री बहन, ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा के साथ रा री रे का प्रयोग नहीं होता। सर्वनाम के साथ का की के भी प्रयोग होता है और रा री रे का भी प्रयोग होता है। तो हमने पूरा का पूरा ये जान लिया। अब इसके हम देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरण में जैसे सबसे पहला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसे कन्यादान, कन्यादान। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कन्या के लिए दान, वो बिल्कुल गलत होता है। सही क्या है आपका, कन्या का दान होता है। तो इसका सही क्या होता है समास विग्रह, कन्या का दान। कन्या के लिए दान नहीं होता, किसका होता है, कन्या का दान क्या कहलाता है आपका, कन्या दान कहलाता है। वही जैसे शांति दूत, शांति दूत, तो इसका क्या हो जाएगा, शांति का दूत, शांति का दूत। जैसे हमने अभी देखा था मंत्रि परिषद, यहां पे हम लिख सकते हैं मंत्रि परिषद। तो यहां पे इसका क्या होता है, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद। नेक्स्ट हम और भी उदाहरण देख सकते हैं इसका, जैसे जलधारा, जल धारा। तो जलधारा का क्या हो जाता है, जल की धारा। जैसे पशु बल, पशु बल, तो इसका क्या होता है, पशु की बल, पशु की बल। अब देखो यहां पे एक फैक्ट याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब पशु बल मिलता है तो हमारा क्या होता है, पशु की बल। दोनों पदों के बीच हमारा क्या विभक्ति आ रहा है, की। और जहां पे का की के आता है वहां पे हमारा कौन सा होता है, संबंध तत्पुरुष समास। यदि आपको पशु बल की अपेक्षा क्या मिल जाए, बल पशु मिल जाए, क्या मिल जाए, बल पशु, तो फिर बल पशु का समास विग्रह क्या होता है, बल के लिए पशु। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, बल के लिए
पशु। तो अब यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अब बलि पशु में आपका हो जाएगा संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखो शब्द एक जैसे ही है, लेकिन केवल आगे पीछे करने से समास हमारा पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। पशु बल मिले तो पशु की बलि होता है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। साथ साथ यदि बलि पशु मिल जाए तो बलि के लिए पशु। अब के लिए कहां पे आता है आपका? संप्रदान तत्पुरुष समास में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमको एक दृष्टि सही से भी रखनी होती है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही करके आए, और जब हमारा जांच होता है उस उत्तर कुंजी का तो वो गलत हो जाता है। तो हम जब प्रश्न को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे मंत्रि परिषद देखें और विधान परिषद देखें, तो जहां भी कोई ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो मैं उसको हाईलाइट पहले से करा देता हूं। अब कारक तत्पुरुष समास में अंतिम भेद रहता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो हम हेडिंग बनाते हैं अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण में हम विभक्ति क्या देखते हैं? इसमें विभक्ति आती है मैं, या आएगा पर, या फिर मिल जाएगा आपको ऊपर। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में आपकी विभक्ति क्या होगी? मैं, पर, ऊपर। अब दोनों पदों में जब समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है आपका? मैं, पर या ऊपर। तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य क्या आएगा आपका? मैं, पर या ऊपर। मैं, पर या ऊपर। अब इसके हम उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के जरिए से अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका हर फन मौला, हर फन मौला। तो इसका जब समास विग्रह करते हैं तो पहला पद क्या है इसका? हर फन। दूसरा क्या है? मौला। तो हर फन, हर फन। अब पहले पद और दूसरे पद के बीच में क्या आएगा? मैं, पर या ऊपर। तो क्या आ जाएगा? हर फन में मौला। वो मौला कहते हैं प्रवीण, मतलब जिसे अच्छा ज्ञान होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मौला। हर फन माने हर एक फन में। तो हम जैसे अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको ऑलराउंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं? हर फन मौला। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, कार्यरत, कार्यरत। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? कार्य। अब दूसरा पद क्या है? रत। दोनों के बीच में क्या आएगा? में। तो कार्य में रत। जैसे हम देख सकते हैं जलमग्न, जलमग्न। तो इसका क्या हो जाएगा? जल में मग्न, जल में मग्न। और भी हम देख सकते हैं इसके कई उदाहरण हैं। वनवास, वनवास। अब वनवास का क्या होता है? वन में वास, वन में वास। यहां पे भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वनवास। तो इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? वन में वास। अब देखो, यदि एक ही मात्रा से कितना परिवर्तन आ सकता है? आपका वनवासी मिल जाए तो अब इसका एक पूरा ही पूरा समास विग्रह चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वन का वासी। क्या हो जाएगा? वन का वासी। अब वन का वासी का हमको कहां पे उपयोग मिलता है? संबंध तत्पुरुष में। तो वनवासी किसका उदाहरण हो जाएगा आपका? संबंध तत्पुरुष समास का, संबंध तत्पुरुष। केवल एक ही मात्रा के प्रयोग से पूरा का पूरा समास परिवर्तित हो जाता है। वनवास, तो वन में वास क्या है आपका? मैं कहां पे मिलता है? अधिकरण तत्पुरुष में। अब वनवासी, केवल सा पे मैंने क्या लगा दिया? दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया। तो वनवासी अब क्या होगा? वन का वासी। अब का की के का प्रयोग कहां पे होता है? हमने भी देखा संबंध तत्पुरुष समास में होता है।
तो अब वनवासी किसका हो जाएगा? आपका संबंध तत्पुरुष समास का। जैसे इसका और भी हम देख सकते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा? मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। जैसे कवि पुंगव, कवि पुंगव, तो कवि पुंगव का क्या हो जाएगा? कवियों में पुंगव। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रथम पद और उत्तर पद के बीच किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? मैं का प्रयोग हो रहा है। तो जहां मैं का प्रयोग हो जाता है वहां पे कौन सा होता है? आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में क्या देखा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या देखा था कि इसमें कारक विभक्ति का क्या होता है? लोप। अब कारक विभक्ति के आधार पर हमने देखा था कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें हमने कर्ता और संबंध संबोधन को छोड़ दिया था। तो कहां से लिया था? कर्म से लेके अधिकरण तक। तो हमने कर्म से लेके अधिकरण तत्पुरुष समास तक के सभी भेदों का बारीकी से गहनता से अध्ययन कर लिया। आशा करता हूं आपको जो भी आज का कंटेंट दिया गया है, पढ़ाया गया है, वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं भी आया है तो वीडियो को एक बार पुनः देख लें, जिससे जो भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाए वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।